देश के गृह मंत्री अमित शाह की शब्दावली में पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। जस्टिस विभांशु सुधीर ने विवादित पुलिस ऑफिसर अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। जी हां, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था और यह तक कहा था कि जज साहब ने जो कहा है उसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। मगर फिर एक आदेश आता है जिसमें जस्टिस विभांशु सुधीर का तबादला बतौर सिविल जज के कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें डिमोट कर दिया जाता है, उन्हें डिमोशन दे दिया जाता है और उनकी जगह जस्टिस आदित्य सिंह भेजे जाते हैं। कौन जस्टिस आदित्य सिंह? जिन्होंने जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए थे। ऐसा कैसे हो जाता है दोस्तों? जैसे ही अदालत उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ सख्ती का आदेश देती है तो या तो उन्हें हटा दिया जाता है, उनका तबादला कर दिया जाता है, और यहां जस्टिस विभांशु सुधीर के मामले में उन्हें डिमोट कर दिया गया, उन्हें सिविल जज बना दिया गया। याद कीजिएगा, जब दिल्ली में दंगे हुए थे, जस्टिस मुरलीधर की वजह से ही वो दंगे रुके थे। जब उन्होंने कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए थे, और फिर जस्टिस मुरलीधर का भी तबादला हो गया रहस्यमय अंदाज में। इतिहास दोहराया जा रहा है जस्टिस विभांशु सुधीर को लेकर और उनकी जगह पर आ रहे हैं जस्टिस आदित्य सिंह। अब मैं आपके सामने पूरा मामला बहुत ही सरल अंदाज में समझाना चाहता हूं। आपके सामने पूरा मामला बहुत ही आसान लफ्जों में। संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौधरी समेत कई पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजेएम विभांशु सुधीर जी का तबादले के बाद उन्हें सीजेएम पद से हटाकर सिविल जज बनाया गया। संभल के नए सीजेएम होंगे आदित्य सिंह। आदित्य सिंह ने ही सिविल जज सीनियर डिवीजन रहते हुए जामा मस्जिद सर्वे के आदेश दिए थे। एक तरह से इन्हें प्रमोशन दिया गया है। संभल हिंसा में सीओ अनुज चौधरी सहित कई पुलिस कर्मियों पर एफआईआर का आदेश देने वाले सीजेएम विभांशु सुधीर हटाए गए, सुल्तानपुर ट्रांसफर किया गया। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि सीजेएम विभांशु सुधीर ने आखिर एफआईआर दर्ज करने का आदेश क्यों दिया था? क्योंकि एक मुसलमान ने अपने दिव्यांग बेटे के बारे में पुलिस में शिकायत की थी। उसके दिव्यांग बेटे को पुलिस ने 3 गोलियां मार दी थी और अपनी शिकायत में उसने अनुज चौधरी का नाम लिया था। और तब जाकर जस्टिस विभांशु सुधीर ने कहा कि एफआईआर दर्ज किया जाए, जिसे पुलिस ने मना कर दिया और यह कहा कि हम ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस पूरे मामले में अनुज चौधरी का क्या किरदार रहा है, क्योंकि अनुज चौधरी जो हैं वो विवादों से अछूते नहीं रहे हैं। इससे पहले भी उनके चलन की वजह से विपक्ष उनकी आलोचना करता रहा है। अपने चलन की वजह से उन्होंने अक्सर यह प्रमाणित किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं। उनके बयानात से ऐसा लगता था कि वो पुलिस ऑफिसर ना होके भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बनते जा रहे हैं। तो आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि यह पूरा मामला क्या है, और 10 पॉइंट्स में मैं आपको यह समझाने वाला हूं। 10 पॉइंट्स में अनुज चौधरी का पूरा खेल। कौन है अनुज चौधरी? अनुज चौधरी यूपी पुलिस के अफसर रहे हैं। संभल में सीओ एएसपी रहते हुए वे हिंसा और अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चा में रहे। अब मैं आपको पूरा मामला 10 बिंदुओं में समझाने वाला हूं। पहला, 24 नवंबर 2024 संभल हिंसा और फायरिंग का मामला। संभल जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। इसी दौरान जबरदस्त हिंसा हुई, फायरिंग हुई, 5 लोगों की मौत हुई, 5 मुसलमानों की मौत हुई, कई घायल हुए। उस वक्त सीओ संभल अनुज चौधरी थे, इसलिए उनका नाम सीधे इस मामले में जुड़ गया। दूसरा, आम नागरिक को गोली लगने के आरोप। स्थानीय निवासी यामीन ने आरोप लगाया कि उसके बेटे आलम, जो कि एक दिव्यांग था, बिस्कुट पापड़ बेचता था, को पुलिस ने 3 गोलियां मारी। एफआईआर की मांग करने वाली याचिका में अनुज चौधरी, कोतवाल अनुज तोमर और 15-20 पुलिस कर्मियों को नामजद किया गया था। पुलिस का दावा अलग है। उनके मुताबिक गोली पुलिस की नहीं लगी थी और आलम दंगों में शामिल था। तीसरा बिंदु, कोर्ट का एफआईआर दर्ज करने का आदेश। जनवरी 2026 में संभल चंदौसी के सीजेएम कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि अनुज चौधरी समेत संबंधित पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो। आरोप गंभीर थे,
जानलेवा फायरिंग जैसे मामले। चौथा, पुलिस ने एफआईआर से इनकार किया। कोर्ट के आदेश के बावजूद यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। पुलिस ने कहा आदेश गैर कानूनी है और उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। यहीं से सवाल उठा, क्या पुलिस अदालत के आदेशों से ऊपर है? पांचवा, दबाव और धमकियों के आरोप। परिवार का कहना है कि पुलिस ने डराया धमकाया, इलाज चुपचाप करवाना पड़ा, पिता भाई को सुरक्षा के लिए छिपना पड़ा। यह आरोप भी केस का बड़ा हिस्सा बने। छठा, और यहां मैं बात करने वाला हूं अनुज चौधरी के विवादित बयान को लेकर। छठा, नमाज घर में पढ़ो वाला बयान। होली जुम्मा के दौरान अनुज चौधरी ने कहा था, अगर रंग से दिक्कत है तो नमाज घर पर पढ़ो। बयान पर सियासी और सामाजिक बवाल हुआ। विपक्ष ने इसे सांप्रदायिक और एकतरफा बताया। बाद में विभागीय जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। सातवां, ट्रांसफर और प्रमोशन का विवाद। संभल से हटाए जाने के बाद उन्हें प्रमोशन देकर एएसपी ग्रामीण फिरोजाबाद बनाया गया। सवाल उठा, जहां एफआईआर का आदेश वहीं प्रमोशन कैसे? आठवां, राजनीतिक प्रतिक्रिया। संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, ट्रांसफर या प्रमोशन नहीं, बहुत पहले कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप लगा कि अफसर ने संभल का माहौल बिगाड़ा। नौवां, जज का ट्रांसफर और सिस्टम पर सवाल। एफआईआर का आदेश देने वाले सीजेएम जज का ट्रांसफर हो गया। इससे न्यायिक स्वतंत्रता और पुलिस प्रशासन के रिश्ते पर गंभीर सवाल खड़े हुए। और आखिरी और 10वां बिंदु, छवि सख्त अफसर या पक्षपाती अधिकारी। अब यहां मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उनके समर्थक भी हैं और उनके विरोधी भी। उनके समर्थक क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। समर्थक कहते हैं कड़क सख्त कानून व्यवस्था वाला ऑफिसर। आलोचक कहते हैं मानवाधिकार उल्लंघन करने वाला, पक्षपात और सत्ता का संरक्षक। दोस्तों, कई ऑब्जर्वर्स और आलोचक कह रहे हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराया जा रहा है। याद कीजिएगा, जब दिल्ली में दंगे हुए थे तब दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर ने सरकार के खिलाफ और सरकार से जुड़े कई नेताओं पर सख्त टिप्पणियां की थी। भारतीय जनता पार्टी नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, इन तमाम नेताओं पर सख्त टिप्पणी की थी। और उस वक्त याद कीजिएगा, रहस्यमय तरीके से उनका तबादला हो गया था। और आपके लिए जस्टिस मुरलीधर का यह मामला समझना बेहद जरूरी हो जाता है। और इसे जोड़कर आपको देखना पड़ेगा संभल के सीजेएम के साथ में जो हुआ है। सबसे पहले जस्टिस मुरलीधर का मामला क्या है। जस्टिस एस मुरलीधर के मुख्य विवाद 2020 के उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस और भाजपा नेताओं के हेट स्पीच पर उनकी कड़ी टिप्पणियां और उसके घंटों के भीतर उनके ट्रांसफर के नोटिफिकेशन के समय लेकर था। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि दंगों को लेकर जस्टिस मुरलीधर ने क्या टिप्पणी की थी जिसके चलते उनका ट्रांसफर हो गया था। आपकी स्क्रीन पर दंगों के बीच उन्होंने रात में आपात सुनवाई कर घायलों को संरक्षित अस्पताल तक पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन को तुरंत एम्बुलेंस और मेडिकल सुविधा देने के सख्त निर्देश दिए और कहा कि हम एक और 1984 नहीं होने दे सकते। 26 फरवरी 2020 की सुनवाई में उन्होंने दिल्ली पुलिस से भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा आदि के भड़काऊ भाषणों के वीडियो कोर्ट में चलवाए। पुलिस पर फेलियर को लेकर यानी नाकामी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल एंग्विश यानी चिंता जताई और पूछा कि हेट स्पीच पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। साथ ही 24 घंटों के भीतर एफआईआर पर फैसला करने को कहा। अब उनका ट्रांसफर कैसे हुआ इसको लेकर विवाद है और इस बारे में भी मैं आपके सामने पूरी जानकारी तथ्यों के साथ पेश करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने 12 फरवरी 2020 को ही उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश कर दी थी, लेकिन केंद्र सरकार का औपचारिक नोटिफिकेशन 26 फरवरी की देर रात आया। यही वो दिन था जब दिन में उनकी पीठ ने दंगों पर पुलिस को फटकार लगाई, हेट स्पीच पर एफआईआर का मुद्दा बनाया और कोर्ट की सख्त टिप्पणियां मीडिया में सुर्खी बनी। रात में उनके ट्रांसफर की मिडनाइट नोटिफिकेशन ने समय संदर्भ को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। तो एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने उनका ट्रांसफर 12 फरवरी को कराया था, मगर जिस दिन वो दिल्ली दंगों को लेकर सख्त टिप्पणी करते हैं, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा के बारे में बयानात देते हैं,
उनके ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या यह महज एक इत्तेफाक था? आलोचकों, बार एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी ने आरोप लगाया कि इतनी संवेदनशील सुनवाई के बीच और उसी दिन रात को नोटिफिकेशन जारी करना एक तरह का दंडात्मक या संदेशात्मक कदम दिखता है, जिससे स्वतंत्र और सख्त जजों को संदेश दिया जाए। सबसे बड़ी बात, खुद जस्टिस मुरलीधर ने इस पर टिप्पणी की थी और हैरत जतलाई थी। क्या कहा था जस्टिस मुरलीधर ने, इस पर गौर फरमाया जाए। जस्टिस मुरलीधर ने बाद में कहा था कि उन्हें नहीं पता कि दिल्ली दंगों वाले आदेश से सरकार क्यों अपसेट हुई और जो किया वो कोई भी संवैधानिक जज वही करता। उन्होंने इसे अपने कर्तव्य के रूप में बताया था। केंद्र और कानून मंत्रालय का औपचारिक रुख यह रहा कि ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की सिफारिश के अनुरूप सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया गया और इसका दंगों की सुनवाई से कोई लेना देना नहीं है। और संभल के सीजेएम साहब, जिन्हें सिविल जज बना दिया गया है, उनके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी यही कहेगी। मगर इस सवाल उठता है ना दोस्तों कि जब भी अदालतें सख्त होती हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, तो यह रहस्यमय तरीके से बातें क्यों सामने उभर कर आती हैं? और क्या वजह है कि कई बार कुछ जजेस ऐसे बयानात देते हैं जिस पर हैरत होती है। मसलन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एक जज को यह शोभा देता है? आपको याद होगा किस तरह से पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के घर में गणेश पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जिसको लेकर उनकी लगातार आलोचना होती रही। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राम मंदिर को लेकर जो उन्होंने फैसला किया था, वो भी बहुत ही अटपटा सा उन्होंने जवाब दिया था। अब जस्टिस सूर्यकांत खुलकर उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अब इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आप खुद सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उस सपने को, इस संवैधानिक सपने को लागू करने के लिए मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो 10 इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है और जिनमें से 6 की आज ये स्थापना भी शुरू हुई है, ये बनने से मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सारे भारतवर्ष में एक एग्जाम्पल सेट करेगा। जैसे मैंने कहा, जजेस को कुछ भी करने का अधिकार है, मगर जजेस जो होते हैं उनके आचरण पर कभी भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। जैसे आपको याद होगा, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को भारतीय जनता पार्टी की मदद से राज्यसभा भेजा गया। फिर आपको यह भी याद होगा दोस्तों, किस तरह से अशोक भूषण जो हैं, जस्टिस अशोक भूषण एनसीएलएटी के प्रमुख बनाए गए। जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया। आपको याद होगा किस तरह से जस्टिस शेखर यादव ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने यह तक कहा था कि फैसला बहुमत के हिसाब से होगा, यानी कि बहुमत की जनता के हिसाब से होगा। संविधान को तो मानो उन्होंने परे रख दिया। ये वही जस्टिस शेखर यादव हैं जो प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ करते थे। उसी तरह से याद कीजिएगा, जस्टिस अरुण मिश्रा ने भी किस तरह से प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ की थी, जबकि वो जज थे। रिटायरमेंट के बाद करते तो बात अलग होती, मगर जज रहते हुए यह सब हो रहा था। इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उन जजों को लेकर सहज रहती है, प्रसन्न रहती है, जो भाजपा की तारीफ करते हैं, उनकी सरकारों की तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, और जो जजेस थोड़ा सा भी असहज करने वाला बयान दे दें, उनका तबादला कर दिया जाता है। सोचिएगा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, खुद सोचिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।